लुसियस एक छोटे से होटल में बिस्तर पर गिर पड़ा। वह वास्तव में घर जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता था। उसका शरीर शीशे से भी भारी लग रहा था। गद्दे के स्प्रिंग चरमरा रहे थे, मानो वे भी उसका वजन संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हों। उसने अपने जूते उतार दिए, उन्हें ठीक से रखने की जहमत नहीं उठाई और फिर बिस्तर पर ऐसे फैल गया जैसे सदियों से सोया न हो। आखिरकार वह बुदबुदाया, छत की ओर शून्य दृष्टि से देखते हुए। शांति। कमरा कुछ खास नहीं था। एक सिंगल बेड, एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की कुर्सी जो एक जर्जर मेज पर रखी हुई है, एक लैंप जो ऐसे टिमटिमा रहा है जैसे उसे अधमरे जुगनुओं से बिजली मिल रही हो। चीखते चिल्लाते नागरिकों, ढहती इमारतों और सड़कों पर टूटती समुद्री लहरों के शोर के बाद ये जर्जर होटल भी स्वर्ग जैसा लग रहा था। उन्होंने एक जर्जर होटल चुना क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि बहुत से लोग उन्हें पहचाने। आखिर कौन विश्वास करेगा कि 5 सितारा होटल के बजाय यहाँ द लुसियस होगा। लुसियस ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन की चमक तुरंत उसकी थकी हुई आंखों में चुभने लगी। अधिसूचनाएं सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हो गईं। उसने एक बार, 2 बार स्क्रॉल किया, फिर रुक गया। हर एक बात दुष्ट हमले के बारे में थी। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, वहां अराजकता फैली हुई थी। वेनेसा का खून उन लहरों के खिलाफ बह रहा था जो पूरे ब्लॉक को कुचलने की धमकी दे रही थी। नागरिक मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। वह लोगों को कारों से बाहर खींचता है और उन्हें कठपुतलियों की तरह हवा में झूलते हुए देखता है। और फिर तीर, वह तीर जिसने ध्वनि अवरोध को तोड़कर दुष्ट की खोपड़ी में धंसने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया। इसकी क्लिपें हर जगह थीं। विभिन्न कोण, नाटकीय संगीत के साथ संपादन, तीर के निशाने पर लगने के धीमे धीमे रिप्ले। उन्होंने एक पोस्ट खोला और उसे पसंद किया, लेकिन टिप्पणी खोलने के बाद उन्हें तुरंत ही पछतावा होने लगा। लुसियस ने कराहते हुए वीडियो बंद कर दिया और अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। उन्होंने सोचा, लोगों को सचमुच शौक की जरूरत होती है। इंटरनेट को मनुष्यों को भगवान बनाने में बहुत आनंद आता है। उनके लिए वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जो सरकार से एहसान लेने के लिए न्यूनतम प्रयास कर रहा था। उनके लिए वह एक नायक था जो लहरों के खिलाफ खड़ा था। हालांकि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि उनकी वजह से इतने सारे लोग जीवित हैं। ये देखकर उन्हें अजीब संतुष्टि मिलती थी। फिर भी सच्चाई उतनी आकर्षक नहीं थी। उनके कारण बहुत अधिक हताहत नहीं हुए, लेकिन ये कहना कि ऐसा कुछ नहीं था सरासर झूठ होगा। ऐसी घटनाओं में हताहत होना अपरिहार्य था। उनके पहुंचने से पहले ही कुछ लोग डूब चुके थे। जैसे ही उसने अन्य लोगों को बाहर निकाला, वे बेहोश हो गए। कुछ लोग हवा में तैरते हुए चुपचाप मर गए। उनके दिल इतने सदमे में थे कि वे धड़क नहीं सके। वह धीमी रोशनी में दीपक की रोशनी को घूरते हुए सांस छोड़ रहा था। इससे उन्हें दुख नहीं हुआ, न ही उस नाटकीय ढंग से जैसा उपन्यासों में वर्णन किया जाता है। वह उस तरह का नायक नहीं था जो मृतकों का भार अपने कंधों पर जंजीरों की तरह ढोता हो। लोग हर दिन मरते थे, यह एकमात्र सत्य था जिसे कोई भी दोबारा नहीं लिख सकता था। यदि कुछ भी हो तो उसे आभारी होना चाहिए कि वह एक भी जीवन बचाने में सफल रहा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। लुसियस ठिठक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तकिए में कराहते हुए बोला, प्लीज नहीं। एक और दस्तक, इस बार और भी तीखी। मैंने उससे कहा था कि वह घर चली जाए, उसने सोचा और खुद को कब्र से उठती हुई लाश की तरह बिस्तर से घसीटने लगा। ये वेनेसा ही होगी। वह अकेली थी जो जानती थी कि वह इस समय यहाँ है। उसने चिढ़कर आह भरते हुए दरवाजा खोला। वेनेसा, मैं कसम खाता हूँ अगर तुम। उसके शब्द रुक गए। उसकी सांस अटक गई। ये वेनेसा नहीं थी। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी जिसे वह जानता था, हालांकि वह उसके पुनर्जन्म के बाद की नहीं थी, लेकिन मूल की स्मृति से। वह उससे एक सिर छोटी थी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल उसकी पीठ पर चांदनी की तरह बिखरे हुए थे। उसकी त्वचा पीली, लगभग अलौकिक थी और उसकी लाल आंखें हल्की चमक रही थीं, इतनी तेज कि आत्मा को भेद सके। वह हर काल्पनिक कहानी में ठूंस दी गई रूढ़िबद्ध चांदी के बालों वाली सुंदरता की तरह दिखती थी, लेकिन लुसियस के अंतर्मन ने उसे कुछ और ही बताया। वह ठीक ठीक जानता था कि वह कौन थी। एलेना वॉन होहेनबर्ग, ज्वाला दानव, देश का एक जादूगर जनरल। वह ऐसी महिला थी जो एक ही इशारे से पूरी सेना को जला सकती थी और ऐसा करते हुए हंस भी सकती थी। उसकी प्रतिष्ठा से ही कठोर सैनिक कांप उठते थे। उसने उसकी स्टिच प्रोफाइल तस्वीर देखी थी जिसमें वह एक जली हुई खोपड़ी को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे वह कोई ट्रॉफी हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह बहुत खतरनाक थी। शुभ दिन भाई, एलेना ने कहा। उसकी आवाज नर्म और मीठी थी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वह आगे बढ़ी और उससे चिपक गई, अपना चेहरा उसकी छाती में ऐसे छिपा लिया जैसे वे सबसे करीबी भाई बहन हो। उसकी बाहें उसके धड़ पर कस गईं। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी।
लूसियस का दिमाग बंद हो गया। एह भाई, उसकी याद आ गई। ये कैसा मजाक था। उसके पास उसकी एकमात्र यादें ठंडी और दूर की थीं। हाँ, जब वे बच्चे थे तो वह उससे बहुत लाड़ प्यार करती थी, उसके बाल बनाती थी, उसे कैंडी देती थी, उसके साथ गुड़िया जैसा व्यवहार करती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने उसे पहचानना बंद कर दिया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अस्तित्व में ही न हो। उसने उसे इतनी बुरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि वह सचमुच भूल गया कि वह उसके जीवन का हिस्सा भी थी। तो फिर यह अचानक स्नेह कहाँ से आया? लूसियस ने अजीब तरह से उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे धीरे से दूर धकेल दिया। मैं ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। अब तुम जा सकती हो। लेकिन एलेना टस से मज नहीं हुई। उसकी लाल आंखें उसकी आंखों से मिलने के लिए उठीं। वे इस तरह से नर्म हो गए कि अग्नि जादू से भी अधिक उससे बेचैनी हुई। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी खुशबू अब और भी मादक हो गई है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसके गाल गुलाबी हो गए जब उसने फिर से उसके सामने गहरी सांस ली। उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे, मानो उसका स्वाद ले रही हो। लूसियस की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है। ये हमेशा मेरी ही खुशबू क्यों होती है? उसे एमिलिया के उसके कपड़े सूंघने का ख्याल आया, मानो वह अनजाने में ही चलता फिरता इत्र बन गया हो। सिस्टम, उसने घबराहट में सोचा। तुम्हारे पास इसका कोई स्पष्टीकरण है? आपकी लकड़ी के प्रति आत्मीयता के कारण आपके पसीने की गंध में प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं, जो आपकी गंध को और अधिक मादक बना देते हैं। लूसियस की आत्मा उसके शरीर को छोड़ गई। क्या बकवास है। तो मैं मूलतः कामोद्दीपक हूँ। उसने तुरंत ही स्थान का उपयोग करने की कोशिश की ताकि वह पलक झपकाकर कमरे के उस पार जा सके और यदि संभव हो तो महाद्वीप के उस पार भी जा सके। लेकिन एलेना की पकड़ स्टील की बेड़ियों की तरह मजबूत हो गई। उसने उसे अपने करीब खींच लिया, उसका शरीर उसके शरीर से सट गया। उसकी लाल निगाहें किसी ऐसी चीज से भरी थी जो उसने पहले कभी उस पर निर्देशित होते नहीं देखी थी। आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं हैं, वह धीरे से बोली। उसका हाथ उसके कंधे से नीचे उसकी छाती तक गया, धीरे धीरे मांसपेशियों पर इस तरह से चल रहा था मानो आकृति को याद कर रहा हो। इतने सारे कि तुम मुझे भूल ही गए। लेकिन चिंता मत करो। उसके होठों पर एक छोटी सी खतरनाक मुस्कान उभर आई। मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। लूसियस का मस्तिष्क पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। एलेना ने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया, उसका चेहरा उसके करीब आता गया, उसकी सांसें उसके होठों पर गर्म हो रही थीं। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एलेना वॉन होहेनबर्ग ने दूरी कम कर ली और उसके होठों को चूमने के लिए ऊपर की ओर झुकी। और इस प्रकार आज ये दूसरी बार होगा जब उसे चूमा जाएगा। लूसियस जल्द ही मोटल के बिस्तर पर वापस बैठ गया। उसने महिला का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था और धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था, मानो ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। उसकी उंगलियां चांदी के रेशों में कंघी कर रही थी जो कमरे की मंद रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। मैं इस पर विश्वास भी नहीं कर सकता, लूसियस ने सोचा, उसे घूरते हुए जैसे वह एक पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए वह सहमत नहीं था। इस मोड़ पर उसकी जिंदगी अब हकीकत जैसी नहीं रही। यह एक उपन्यास था, उन अति काल्पनिक रोमांटिक कॉमेडी हरम उपन्यासों में से एक, जहां नायक 5 कदम भी नहीं चल पाता था कि एक नई औरत उसके सामने आ खड़ी होती। वह जानता था कि वह अच्छा दिखता है, वह आत्ममुग्ध था और वह भ्रमित नहीं था। लेकिन वह औरतों को बाईं और दाईं तरफ से चोद रहा था। खैर, उस संतनी को छोड़कर जो उसे एक निजी डिक टॉय में बदलने की कोशिश कर रही थी। यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे बालों को और रगड़ो, एलेना ने धीरे से कहा। उसके होठों से एक हल्की सी कराह निकली। लूसियस के होंठ एक पतली रेखा में दब गए। उद्धरण ... खैर, वह वेनेसा जैसी ही एक बड़ी उम्र की महिला है। हो सकता है कि यह कोई अजीब बड़ी उम्र की महिला वाली बात हो। इस तर्क का खंडन नहीं किया जा सकता। वह उसके बालों को सहलाता रहा, आधा तो वह अपने कर्तव्य के कारण ऐसा कर रहा था और आधा इसलिए कि अगर वह रुका तो वह मोटल को जला देगी। तो तुम यहाँ क्यों हो? लूसियस ने आखिरकार बातचीत को किसी सुरक्षित जगह पर मोड़ने की कोशिश करते हुए पूछा। मुझे लगा था कि तुम देश से बाहर हो। उसे स्पष्ट रूप से याद था, मूल कहानी में एलेना इस अवधि के दौरान किसी शीर्ष गुप्त मिशन में शामिल होकर कहीं चली गई थी। वह बहुत देर बाद तक पुनः प्रकट नहीं होने वाली थी। मैं बहुत गुस्से में थी, एलेना ने तथ्यात्मक रूप से कहा। उसने पलक भी नहीं झपकाए और अपना सिर झुकाया ताकि उसका हाथ किसी अन्य स्थान पर पहुंच सके। लूसियस ने मालिश करते हुए बीच में ही रुककर कहा, एक गुस्सा? हाँ। उसके नाखून उसके सिर पर लगे तो वह खुशी से गुनगुना उठी। मैंने पापा से कहा था कि तुम्हें कुल से अलग न करें, वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। उन्होंने तुम्हें वैसे भी निकाल दिया।
इसलिए मैं चली गई। लूसियस ने उसे घूर कर देखा। जिस तरह से वह इतने सीधे चेहरे से यह कह रही है, क्या उसे पता भी है कि वह क्या स्वीकार कर रही है? उसने मेरी वजह से मेजर जनरल का पद छोड़ दिया। यह या तो बेहद मार्मिक है या फिर सबसे मूर्खतापूर्ण बात जो मैंने कभी सुनी है। एलेना की लाल आंखें चमक उठी जब उसने उसकी ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से अपनी अवज्ञा से रोमांचित थी। फिर भी, लूसियस ने तर्क देते हुए कहा, एक जादूगर जनरल के रूप में आपके अपने कर्तव्य हैं। आप उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे। जवाब देने के बजाय एलेना ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके चेहरे की ओर कुछ बढ़ाया। लूसियस ने पलकें झपकाई और अपने खाली हाथ से उसे उठा लिया। वह एक मुड़ा हुआ कागज था। उसने इसे धीरे धीरे खोला। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं क्योंकि उसने बड़े मोटे अक्षरों को पढ़ा जो संदिग्ध रूप से रंगीन माकर की तरह दिख रहे थे। मैं छोड़ता हूँ। लूसियस ने उसे घूरा, फिर उसकी तरफ, फिर उसकी तरफ। उद्धरण चिन्ह ... तुम गंभीर नहीं हो सकती। हे मैं छोड़ रही हूँ, एलेना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अपनी मुट्ठी हवा में उठाते हुए जैसे उसने अभी अभी कोई प्रतियोगिता जीत ली हो। उसके गाल गर्व से लाल हो गए मानो ये बचकाना लेखन किसी भी मंत्र से बड़ा हथियार हो। तुमने नौकरी छोड़ दी, लूसियस ने अविश्वास से दोहराया। क्या तुम सचमुच उम्मीद करते हो कि मैं इस नोट पर यकीन कर लूं? ये किंडरगार्टन स्तर का डूडल सेना से इस्तीफा देने का एक सही तरीका है। उसने अपने बालों की एक लट घुमाई, साफ तौर पर बेफिक्र। बॉस ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं लंबी छुट्टी ले सकती हूँ, लेकिन अगर हालात बहुत मुश्किल हो जाए तो मुझे वापस आ जाना चाहिए। लूसियस ने अपनी नाक पर चुटकी काटी। उद्धरण चिन्ह ... तो तुमने नौकरी नहीं छोड़ी, तुम तो बस लंबी छुट्टी पर हो। उसने कहा था कि मैं इसे जैसे चाहूं वैसे ले सकती हूँ। वह और पास झुकी, उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। और मुझे तो तुम चाहिए। तो बताओ छोटे भाई, क्या तुम्हारा कबीले में वापस लौटने का कोई इरादा है? नहीं, लूसियस ने जरा भी संकोच नहीं किया। क्या आप मुझे समझाने आए हैं? दरअसल मैं नहीं हूँ। वह और भी पास आ गई। उसकी लाल लाल निगाहें गर्म हो गईं, उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान तैर गई। क्या हम आगे बढ़ें? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। लूसियस ने तुरंत उसकी बात बीच में ही रोक दी और सीधा बैठते हुए अपना फोन ऐसे निकाला जैसे वो कोई ढाल हो। और हाँ, मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक उसी समय उसका फोन एक इनकमिंग कॉल से चमक उठा। अज्ञात संख्या। लूसियस मुस्कुराया। शैतान की बात करो। उसने जवाब देने के लिए स्वाइप किया। नमस्ते मिस्टर लूसियस। दूसरी तरफ से एक शांत पेशेवर महिला की आवाज आए। मुझे बहुत खुशी है कि आपने फोन उठाया। मैं एलेनिया विरोक्स हूँ और मुझे परिषद ने आपसे उन मांगों के बारे में संपर्क करने के लिए नियुक्त किया था जो आपने राष्ट्रपति को भेजी थी। लूसियस ठिठक गया, फिर धीरे से मुस्कुराया। तो ये काम कर गया। मैंने सचमुच राष्ट्रपति को स्टिच पर कुछ छोटी छोटी मांगें लिखी थी और अब परिषद मुझे बुला रही है। उसने हंसने की इच्छा को दबा लिया। एक सेलिब्रिटी होने की शक्ति। उसने जोर से गला साफ किया। ठीक है, खैर किसी और बात से पहले, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह कोई स्कैम कॉल नहीं है? फोन पर आवाज बिना किसी हिचकिचाहट के धीरे से हंसी। सही सवाल है। अगर आप चाहें मिस्टर लूसियस तो हम वीडियो पर जा सकते हैं। इस तरह आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। लूसियस मुस्कुराकर पीछे झुका। जरूर, देखते हैं। थोड़ी देर के लिए विराम हुआ, फिर उसकी स्क्रीन चमक उठी। आवाज एक छवि में बदल गई। एक महिला जिसके तीखे नैन नक्श थे, काले बाल बड़े करीने से पिन किए हुए थे और आंखें जो योग्यता की चीखें मार रही थीं, वह एक रिसेप्शनिस्ट की तरह दिख रही थी जो जानती थी कि उसे क्या करना है। वह एक चमकदार मेज के पीछे बैठी थी और उसके पीछे की दीवार पर परिषद का प्रतीक चिन्ह चमक रहा था। क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। लूसियस ने भौहें चढ़ाईं। तुम तो काफी आधिकारिक लग रहे हो। हालांकि मुझे तो यही लग रहा था कि कोई धोखेबाज हेडसेट लेकर किसी तहखाने में बैठा होगा। एलेनिया मुस्कुराई नहीं। हालांकि अध्यक्ष को इतना सीधा संदेश भेजना आपकी ओर से अहंकारपूर्ण था, फिर भी आप परिषद का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। आपको और आपके गिल्ड मास्टर को परिषद की 100वीं वर्षगांठ के समारोह में आमंत्रित किया जाता है। परिषद को उम्मीद है कि वहां आपसे और औपचारिक रूप से बात होगी। लूसियस ने अपना सिर झुकाया। और अगर मैं मना कर दूं तो? एलेनिया की निगाहें तेज हो गईं। तो फिर आप एक ऐसा मौका गंवा देंगे जो बहुत कम लोगों को मिलता है। इस पर ध्यान से विचार कीजिए मिस्टर लूसियस। काउंसिल को आप में बहुत दिलचस्पी है।
लूसियस ने सोचने का नाटक करते हुए अपना फोन टैप किया। मन ही मन वह पहले से ही इस बात की योजना बना रहा था कि कैसे इसका पूरा फायदा उठाया जाए। ठीक है, मेरे स्टिच को सारी जानकारी भेज दो। अगर कोई सवाल होगा तो मैं तुम्हारा नंबर सेव करके फोन करूंगा। उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, हालांकि थोड़ी ही। अच्छा, जल्द ही विवरण की उम्मीद है। अगर कुछ बदलाव हुआ तो मैं संपर्क करूंगी। कॉल खत्म हो गई और लूसियस काली स्क्रीन पर अपना अक्स देखता रह गया। उसने आह भरी और फोन बेडसाइड टेबल पर फेंक दिया। पहला कदम, मशहूर हो जाओ। दूसरा कदम, राष्ट्रपति को मैसेज करो। तीसरा कदम, काउंसिल तुम्हें पार्टी में बुलाए। सच कहूं तो जिंदगी कभी कभी बहुत आसान हो जाती है। उसे इस विचार का आनंद लेने का समय भी नहीं मिला था कि अचानक उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया। अरे बंद करो, दूसरी महिलाओं पर ध्यान देना बंद करो और मेरी ओर देखो। ... हाँ, अधिकांश समय यह आसान था। 100वीं वर्षगांठ की परिषद की पार्टी उन अध्यायों में से एक थी जो लूसियस को उपन्यास से अच्छी तरह याद थी। यह उन पहली घटनाओं में से एक थी जिसने पाठकों को इलियट के सामाजिक जीवन का सही बोध कराया, या यूं कहें कि उसके अभाव का। असली इलियट के पास लिली के अलावा कोई नहीं था, और फिर भी वह किसी तरह लूसियस को, जो अपनी पूर्व मंगेतर के लिए सबके सामने लड़ रहा था, बेइज्जत करने में कामयाब रहा। यहीं से इलियट की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। लूसियस अब भी सोच नहीं पा रहा था कि कोई इतनी बुरी तरह कैसे हार सकता है। एक पार्टी में, रईसों के सामने, और संगीत बज रहा था। यह ऐसा था जैसे बॉलरूम नृत्य के दौरान कोई व्यक्ति ठोकर खाकर केक से टकरा गया हो और अचानक पर्दों में आग लग गई हो। लेकिन अरे, वह शिकायत नहीं कर रहा था। फिर भी उसने अपने मकान के कमरे में एक लंबे दर्पण के सामने खड़े होकर सोचा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसका शिकार हो जाऊंगा। जब से वह गिल्ड में शामिल हुआ था, कुछ सप्ताह जल्दी ही बीत गए थे। अब वह ग्रिमो का पूर्ण सदस्य बन चुका था। उनकी टीम ने कुछ और छापे मारे थे, प्रत्येक पिछले से बेहतर था और स्वागत भी बहुत अच्छा था। प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, दान बढ़ता जा रहा था, और परिषद का निमंत्रण अब महज औपचारिकता नहीं रह गया था। लूसियस संतुष्ट था, लेकिन संतुष्टि का मतलब आराम नहीं था। आज रात नहीं। उसने अपने लाखों के शाही सूट के लेपल्स को खींचा। सचमुच 1 लाख। ये वेनेसा की तुलना में अभी भी छोटा था, जिसने अपने पूरे परिधान पर लाखों रुपए खर्च किए थे। कौन जानता था कि रईस लोग इस तरह से खर्च करते हैं। हालांकि उसे मानना पड़ा, आईना झूठ नहीं बोल रहा था। सूट बिल्कुल सही सिलवाया गया था, गहरे रंग का कपड़ा मन से भरा हुआ था, इसलिए वह थोड़ा चमक रहा था। उसकी टाई तीखी थी, उसके जूते चमचमा रहे थे, और उसके बाल, हाँ, उसके बाल कला थे, अंतरिक्ष जादू से पीछे की ओर झुके हुए थे, जब तक कि एक भी बाल विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करता था। वहां कल्पित बौने भी होंगे, उसने गांठ एक बार फिर ठीक करते हुए खुद को याद दिलाया। उत्सुकता से उसके होंठ मुड़ गए। कल्पित बौने, दुनिया भर के सुसंस्कृत पुरुषों का शाश्वत सपना। मुझे आश्चर्य है कि वे वास्तव में कितने सुंदर दिखेंगे। एक तेज दस्तक ने उसे उसकी सोच से बाहर खींच लिया। महाराज, एक धीमी आवाज आए। दरवाजा खुला और विली अंदर आए। हमेशा की तरह छोटी, पर फिर भी खूबसूरत। उसकी सुनहरी आंखें उसे स्वीकृति से घूर रही थीं। मेरी पत्नी कार के पास इंतजार कर रही है, उसने अपने सामने हाथ जोड़कर कहा। उसने मुझे ये भी कहा है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम अपना व्यवहार सबसे अच्छा रखो, कि आज तुम किसी को उकसाओ मत। लूसियस मुड़ा, उसके बाल बीच में ही झड़ गए। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। विली ने भौहें चढ़ाईं। उसने 10वीं बार अपना कॉलर ठीक करते हुए आह भरी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सच तो यह है कि उसे यह नहीं पता था कि उसे किससे अधिक डर है, अंदर मौजूद रईसों से या उन महिलाओं से जिनके बारे में वह पहले से जानता था कि वे वहां मौजूद होंगी। एलेना निश्चित रूप से भाग ले रही थी। उस छोटे से होटल से जाने से पहले उसने उसे पिंजरे में बंद करने की धमकी दी थी ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके, और उसे 100% यकीन था कि वह मजाक नहीं कर रही थी। फिर वहां संतति थी, तथाकथित संत। लूसियस निजी तौर पर शिकारी महिला की उपाधि को पसंद करता था, क्योंकि वह 1 महीने से लगातार उसे संदेशों से भर रही थी। उसने एक भी किताब नहीं पढ़ी थी। वह पहले से ही जानता था कि मजे से उसका क्या मतलब है। अपने प्रतिबिंब की एक आखिरी बार जांच करने के बाद लूसियस विली के पीछे बाहर चला गया। रात की हवा ठंडी थी, सड़क के किनारे लालटेनें जल रही थीं। बाहर नया इंतजार बहुत खूबसूरत लग रहा था, और वहां आराम से उस पर टिकी हुई वेनेसा खड़ी थी। लूसियस वहीं रुक गया। उसके लाल बाल बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजे हुए थे, हर झिलमिलाहट के साथ रोशनी को अपनी ओर खींच रहे थे।
उसने जो गाउन पहना था वह गहरे मध्यरात्रि नीले रंग का था, जिस पर सुनहरे डिजाइन बने थे जो उसके शरीर को बिना भड़कीलेपन के उभार दे रहे थे। उसकी कलाइयों और कानों पर छोटे छोटे सुनहरे आभूषण चमक रहे थे, जो सूक्ष्म तो थे लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। वह अपनी एड़ी पर हल्के से घूमी, स्कर्ट लहरा रही थी। क्या यह अच्छा लग रहा है? लुसियस ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, जरूर, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे पहले कि उसका दिमाग उसे और अधिक धोखा दे पाता, वह यात्री सीट पर चढ़ गया। वेनेसा ड्राइवर की सीट पर बैठ गई, स्टीयरिंग संभाल ली और कार स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज आए और वे रवाना हो गए। शहर की रोशनियां धुंधली हो गईं, प्रतिबिंब कांच पर नाच रहे थे। तभी लुसियस को लगा कि कोई हाथ उसके अंदर घुस गया है। अरे, वेनेसा ने धीरे से कहा। हाँ, मुझसे एक वादा करो। वह उत्सुकता से मुड़ा। वहां किसी भी औरत को मत लुभाना। उसका स्वर सपाट था, हालांकि उसके होठों के कोने फड़क रहे थे। लुसियस ने पलकें झपकाईं। शर्म करो, तुम वेश्या हो। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और वापस सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। लुसियस ने अपना मुंह खोला। इसे बंद कर दिया। इसे फिर से खोला। यह मेरी क्या गलती है कि मेरे ज्यादातर प्रशंसक महिलाएं हैं? वह विरोध करना चाहता था, लेकिन वेनेसा की आंखों की चमक उसे बता रही थी कि यह विरोध करने लायक नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, लेकिन मैं गंभीर हूं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई आपका नंबर लेने के लिए गलती से आपसे टकरा जाए। लुसियस ने अपनी नाक भींची। उद्धरण चिन्ह ... ये तो सचमुच संभव लगता है। वे आगे बढ़ते रहे। उनके वहां पहुंचने से बहुत पहले ही वह स्थान नजर आने लगा था। मैसिव ने न्याय नहीं किया। रात में पीले पत्थरों की मीनारें उभरी हुई थीं, उनकी खिड़कियां सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थीं। बगीचे जादुई लालटेनों से जगमगा रहे थे, रास्ते इतने चमकदार थे कि वे सचमुच चमकने लगे थे। संगीत हवा में धीरे धीरे तैर रहा था, उसके साथ ही मधुर हंसी भी बह रही थी। दर्जनों आलीशान गाड़ियां मैदान में कतार में खड़ी थीं। सजे धजे रईस लोग भव्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे, हर किसी के साथ उनके सेवक या परिवार के सदस्य थे। ये धन और शक्ति की परेड थी, देश के अभिजात वर्ग का एक शानदार प्रदर्शन। लुसियस की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ इतने सारे रईस हैं। जाहिर है, इस देश में एक भी पेड़ बिना किसी सरदार के बेटे के गिरे बिना नहीं हिल सकता। वेनेसा ने आराम से गाड़ी रोकी। जैसे ही लुसियस बाहर आया और उसका हाथ बढ़ाया, बातचीत लड़खड़ा गई और हमेशा की तरह लोगों के सिर घूम गए। नजरें उस पर टिक गईं। बेशक, ब्रह्मांड उसे इस पल का आनंद लेने नहीं दे सकता था। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, भाप से भरी कॉफी की ट्रे लिए एक बटलर अचानक लड़खड़ा गया। उसका पैर किसी चीज पर नहीं फंसा। उसका संतुलन बिगड़ गया और एक क्षण में गर्म तरल की पूरी ट्रे सीधे लुसियस के लाखों शाही सूट की ओर झुक गई। कॉफी उससे टकराए और फिर उछल गई। बिल्कुल शाब्दिक रूप से, कांच से टकराती बारिश की बूंदों की तरह तरल पदार्थ उसकी इन्फिनिटी के झिलमिलाते अवरोध से फिसल गया, हवा में ही दिशा बदल गया और सीधे बटलर के चेहरे पर वापस आ गया। बेचारा आदमी पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए चिल्लाया, क्योंकि उसकी बेदाग सफेद कमीज पर भूरे रंग के धब्बे उभर आए थे। ट्रे जमीन पर गिर पड़ी, कप हर जगह लुढ़कने लगे। जैसे ही लुसियस ने सोने के दरवाजे के पीछे कदम रखा, उसने पूरे स्थल को देखा। वह रुक गया और गहरी सांस लेने लगा। हवा गुलाब और अनेक महंगे इत्रों से सुगंधित थी। छत पर राष्ट्र की स्थापना का भित्ति चित्र अंकित था। दीवारों पर सोने से जड़े खंभे लगे हुए थे, दर्पण धन और शक्ति की अनंत पुनरावृत्ति को प्रतिबिंबित कर रहे थे। वह संपूर्ण था, बहुत उत्तम। कोने में स्थापित लाइव ऑर्केस्ट्रा से धीमा, सुंदर संगीत बह रहा था, जिसका प्रत्येक स्वर रेशम की तरह कमरे में फैल रहा था। जोड़े चमकदार डांस फ्लोर पर घूम रहे थे, उनके कपड़े घूम रहे थे, सूट चमक रहे थे। यह उस तरह का स्थान था जिसे लुसियस ने अपनी पुरानी दुनिया में उपहास किया होगा। ये ब्रिटिश पार्टियों में से एक थी। ऐसी पार्टी उसने केवल फिल्मों में ही देखी थी, जहां कई अमीर लोग अपनी सारी संपत्ति का प्रदर्शन करते थे। अब वह ठीक बीच में चल रहा था। उन्होंने अपने कफलिंग्स को समायोजित किया, वास्तविक आवश्यकता से अधिक अपने हाथों को कुछ काम देने के लिए। उसके बगल में वेनेसा चेहरे पर मुस्कान लिए लोगों की ओर हाथ हिला रही थी। लुसियस ने स्वयं को मुस्कुराते हुए पाया। उन्होंने प्रवेश किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या आप डांस स्टेज पर जाना चाहते हैं? उसने जोड़ों की ओर अपना सिर झुकाते हुए हल्के से पूछा। वेनेसा की प्रतिक्रिया तत्काल थी। उसने अपना हाथ उसके हाथ से हटा लिया और हल्के से भौहें चढ़ा दी। मैं एक और ट्रेंडिंग पोस्ट नहीं चाहती, उसने आंखें फेरते हुए कहा। लुसियस ने धीमे स्वर में हंसकर कहा,
वह अच्छी तरह जानता था कि वह किस बात का जिक्र कर रही थी, वह तारीख वाली पोस्ट जो उसने 1 महीने पहले डाली थी। हाँ, ये फट गया था। हाँ, इसे 100 मिलियन व्यूज मिले थे। और हाँ, इसने उनके पूरे प्रशंसक वर्ग को 2 भागों में बांट दिया था, वेनेसा समर्थक बनाम लूना समर्थक। यह कोई बुरा विभाजन भी नहीं था। यदि कुछ भी हो तो जुड़ाव बहुत बढ़ गया था। लेकिन वेनेसा अभी भी उस याद को याद करके चिढ़ जाती थी, उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। वो बस थोड़ा सा झुककर चिढ़ाने लगा, चलो तुम बहुत प्यारी लगोगी। उसका हाथ धीरे से उसके कंधे पर पड़ा, उसके होठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। लेकिन इससे पहले कि वेनेसा जवाब दे पाती, दूसरा हाथ आ गया। एक बड़ा, मर्दाना। लुसियस ने पलकें झपकाई और सहज रूप से पीछे हट गया। उन्होंने अपनी इन्फिनिटी को बंद कर दिया था। आखिरकार, कौन सही दिमाग से परिषद के सबसे प्रतिष्ठित आयोजन के अंदर कुछ करने की कोशिश करेगा। फिर भी यहाँ यह विशाल हाथ वेनेसा से अपना हाथ खींच रहा था। वह हाथ ऊपर की ओर ले गया। और ऊपर, और ऊपर। उसके सामने खड़ा आदमी लुसियस से कम आधा सिर लंबा था और 6 फीट का लुसियस कोई छोटा व्यक्ति नहीं था। वह चौड़े कंधों वाला था, छाती किले की दीवार की तरह थी, तथा उसने ऐसा सूट पहना हुआ था जिसकी सिलाई थोड़ी खींची हुई थी। उस आदमी की आवाज दूर से आती बिजली की तरह गूंजी। मुझे नहीं लगता कि अपने गिल्ड मास्टर के साथ सार्वजनिक रूप से रोमांस करना उचित है, युवा होहेनबर्ग। थोड़ा सम्मान करो। लुसियस घूरकर देखता रहा। उसका दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया। तब एक ही विचार मन में आया, ये कौन है? अपने गिल्ड मास्टर के साथ रोमांस। वेनेसा वस्तुतः उसकी शुगर मम्मी थी, न कि इसका उल्टा। आखिर यह आदमी किस तर्क पर था? अरे, लुसियस ने भौहें चढ़ाते हुए साफ कहा। तुम कौन हो? वह आदमी नहीं हिला। उसका जबड़ा कस गया, मानो अपमान को निगल रहा हो। जब वह अंतरिक्ष जागृतकर्ता को घूर रहा था तो उसके शरीर से मन रिस रहा था। वह तो महापुरुष है, वेनेसा ने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि उसका स्वर पूरी तरह से खारिज करने वाला था। उसे अनदेखा करो। वह कभी कभी ऐसा हो जाता है। लुसियस ठिठक गया। उसके होंठ फड़कने लगे। सर्वोच्च मनुष्य। उसे खुद को जोर से हंसने से रोकने के लिए अपने गाल को काटना पड़ा। अब उसे वह आदमी याद आ गया, एक एस्वैन का वेकना, जो मूल कहानी में भी नहीं था, लेकिन उसका नाम बहुत ही अजीब था। उसके पास शक्ति थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन परम पुरुष, कोई उसे क्यों चुनेगा? आपके पास अनगिनत विकल्प थे, और आपने वॉलमार्ट ब्रांड का सुपरहीरो टाइटल चुना। वास्तव में वॉलमार्ट इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय और युग में यह नाम अजीब था। फिर भी, जब उन्होंने उस आदमी का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ और बात समझ में आई। क्या उसे वेनेसा पर क्रश है? लुसियस ने अपना सिर पीछे झुकाकर उस आदमी के चेहरे को देखा। निश्चित रूप से, पत्थर जैसी ठंडी आवाज के बावजूद सुप्रीम मैन के गाल हल्के गुलाबी थे। उसकी आंखें, जो कठोर और अस्वीकृतिपूर्ण होनी चाहिए थीं, एक अजीब, बालक जैसी कोमलता के साथ वेनेसा की ओर घूमती रहीं। लुसियस के होंठ फिर से फड़क उठे। लगता है मेरा अंदाजा गलत था। ये टिकटॉक पाव जैसा कुछ है। एक बड़ा डरावना दानव चुपके से उस छोटी औरत से प्यार करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तविक जीवन में ऐसा देखेगा। वाह, वो मुझे हमेशा ऐसे ही छूता है, वेनेसा ने बिना कोई पल गंवाए शांत भाव से कहा। हम वाकई बहुत करीब हैं। सुप्रीम मैन ने सिर हिलाया। अजीब सी लाली तो बनी रही, लेकिन उसके स्वर की तीव्रता फीकी पड़ गई। उन्होंने इस मुद्दे पर बहस भी नहीं की। क्या आप कुछ पूछना चाहती थीं? वेनेसा ने पूछा। इससे पहले उसने उस आदमी को केवल अंतर गिल्ड बैठकों में ही देखा था, और तब भी केवल थोड़े समय के लिए। एक क्षण के लिए परम पुरुष हिचकिचाया। फिर उसने डांस फ्लो की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। क्या तुम मेरे साथ नाचना चाहोगी? लुसियस ने अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी। तुम बेचारे मूर्ख हो। वेनेसा की शारीरिक भाषा तुरंत बदल गई। वह लुसियस के साथ सहज थी, लेकिन जब सार्वजनिक प्रदर्शन की बात आती थी, खासकर अजनबियों के साथ, तो उसका पहरा किले के दरवाजे की तरह बंद हो जाता था। मुझे माफ करना, उसने विनम्रता से सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा। लेकिन मुझे मना करना होगा। मैं सचमुच नाच नहीं सकती। ये झूठ था। लुसियस को ये पता था। वेनेसा को ये पता था। लेकिन ये पूरे बॉलरूम के सामने उसे अपमानित किए बिना उसे अस्वीकार करने का सबसे साफ तरीका भी था। आखिरकार, वह अभी भी एस रैंक पर था। सुप्रीम मैन के चेहरे पर निराशा लगभग हास्यास्पद थी। उसकी मुस्कान लड़खड़ा गई, आंखें धुंधली हो गईं, कंधे हल्के से झुक गए, मानो उसकी अपनी मांसपेशियों का वजन अचानक नीचे दब गया हो। उसने एक बार तेजी से सिर हिलाया और मुंह फेर लिया।
उसके प्रत्येक कदम से फर्श हल्का सा हिलता था, ऐसा लगता था जैसे उसके वजन के नीचे जमीन कराह रही हो। यह ऐसा था जैसे किसी विशालकाय व्यक्ति को अपनी पहाड़ी गुफा की ओर वापस लौटते हुए देखना। लुसियस ने धीरे से कहा, वाह, यह विशालकाय है। उसकी नजरें उस आदमी पर तब तक टिकी रही जब तक भीड़ ने उसे निगल नहीं लिया। जैसे ही वह वेनेसा की ओर मुड़ा, एक और मधुर आवाज हवा में गूंजी। आह, तो हम फिर मिलेंगे, लुसियस। लुसियस सख्त हो गया। मेरी जिंदगी भाड़ में जाए। ये सामान लाखों का है भाई। वह उस बदकिस्मत आदमी के पास से गुजरते हुए आह भरते हुए बुदबुदाया, मैंने तो बस तुम्हारा खर्च बचा दिया, जो तुम नहीं उठा सकते थे, शुक्र मनाओ। रीटा उसके पीछे खड़ी थी, आराम की दृष्टि से थोड़ी ज्यादा पास। गर्म बॉलरूम के बावजूद उसका लंबा कोट कसकर बंद था और एक मोटा ऊनी दुपट्टा उसकी गर्दन के चारों ओर सांप की तरह लिपटा हुआ था। सिंती, लुसियस ने अभिवादन किया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। वह सहज था। उसने उसकी आंखों से आंखें मिलाईं और एक क्षण के लिए उसे ऐसा करने पर पछतावा हुआ। जब आप उसे ठीक से देखते हैं, जब आप इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि वह अपने तहखाने में ट्रॉफी की तरह नपुंसक बनाए गए पुरुषों का संग्रह रखती थी, तो सेंटेस बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगती थी। वो साधारण सी, लगभग सौम्य सी लग रही थी। उसके हाव भाव इतने कोमल थे कि बेईमानी सी लग रही थी। अफसोस, वो एक विकृत औरत थी जो नर्क की गहराइयों में जाने लायक थी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने आखिरकार कहा। ये शब्द इतने विनम्र थे कि अपमानजनक नहीं थे, लेकिन दोनों जानते थे कि उसका असल में यह मतलब नहीं था। भले ही वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। तारीफ सुनकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और फिर उसने अपने सादे कोट की ओर देखा। अच्छा, शुक्रिया, उसने लगभग शर्माते हुए कहा। लूसियस लगभग उसकी बात पर यकीन कर बैठा। क्या सार्वजनिक स्थानों पर आप ऐसा ही व्यवहार करती हैं? उसने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि उसके प्रशंसक उसे शांत समझते थे। वह सचमुच एक राक्षस थी। फिर सिर झुकाकर उसकी आवाज धीमी हो गई। तुम मेरे डीएम का जवाब नहीं दे रहे हो। क्या हो सकता है? समस्या मैं ही हूँ। उसके स्वर की मासूमियत देखकर लुसियस को उसके चेहरे पर कई बार मुक्का मारने का मन हुआ। दुर्भाग्यवश परिषद के समारोह के बीच में एस रैंक की संत को मुक्का मारना जीवन का ऐसा निर्णय था जिससे आप पीछे नहीं हट सकते थे। इसके बजाय उसने वेनेसा के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी, उसके गाल उसके स्पर्श से हल्के गुलाबी हो गए थे। आह, मैं वास्तव में उन्हें देखने के लिए ऑनलाइन नहीं था, उसने सीधे चेहरे के साथ झूठ बोला। और उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह वेनेसा को अपने साथ खींचते हुए चलने लगा। उनके बीच दूरी पैदा करना ही रीटा के खिलाफ बचाव की एकमात्र रणनीति थी। अरे, धीरे करो, वेनेसा ने पीछे मुड़कर देखते हुए धीरे से कहा। वह अपने करीबी दोस्त को महामारी की तरह टालने की उसकी प्रवृत्ति से सहमत नहीं थी। उसका एक हिस्सा अभी भी कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान करना चाहता था। मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लुसियस ने अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। वह वेनेसा को उस जानवर के जबड़े के पास जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। कौन कह सकता था कि रीटा ने अपने शौक सिर्फ पुरुषों को प्रताड़ित करने तक सीमित रखे थे? शायद उसके छोटे से शौक की सूची में अगला नाम महिलाओं का था। और फिर किस्मत ने हालात और बिगाड़ दिए। उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे वो इस पार्टी में बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। ... लिली रूनेनफोस्टर ने बॉलरूम में प्रवेश करते समय गहरी सांस लेते हुए अपने गाउन की आस्तीन को ठीक किया। उसकी बाह इलियट के हाथों में बड़े करीने से बंधी हुई थी। उनके कपड़े चांदी और नीले रंग के समन्वित रंगों में मेल खा रहे थे। ये बिल्कुल सही तस्वीर होनी चाहिए थी। 3 महान कुलों में से एक की प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी और उसके मंगेतर के लिए आदर्श प्रवेश द्वार। ऐसा नहीं था। वह जहां भी जाती थी, लिली का स्वागत होता था, साथ ही कुलीन महिलाओं द्वारा, कृपालु बनने की कोशिश करने वाले युवकों द्वारा, तथा उसके वंश से संबंध रखने के इच्छुक परिवारों द्वारा। वह अभ्यासपूर्वक शालीनता से मुस्कुराए, लेकिन उसके कदमों में थकान थी। वह इससे बहुत थक गई थी। अंततः उसे एक मेज मिल गई और वह उस पर बैठ गई। इलियट ने भी जल्दी से उसके बगल वाली कुर्सी ले ली। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। कम से कम इलियट के लिए तो यह अजीब बात है। दूसरी ओर लिली को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसे इलियट पसंद था, या उसे लगता था कि वह पसंद करती है। उसकी बेतुकी बातें और बार बार माफी मांगना उसे बर्दाश्त करने के लिए काफी था। तो कैसे हो? इलियट ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाते हुए पूछा। मुझे पता है कि मैं हाल ही में दूर दूर रहने लगा हूँ, लेकिन मैं एक नए पर काम कर रहा हूँ। एक नया पोषण? हाँ। लिली के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने आंखें घुमाई। तुमने ये पहले भी कहा है।
एक से ज्यादा बार, इतना कि वह उसे एक स्क्रिप्ट की तरह दोहरा सके। इलियट शर्मा गया, अपना गाल खुजाते हुए। अच्छा, इसके बाद शायद हम बाहर जा सकें। वह कभी खत्म नहीं हुआ। एक भारी हाथ उनकी मेज पर पटका गया, जिससे प्लेटें हिल गईं और गिलास गिर गए। इलियट की आंखें फड़क उठीं। ये दृश्य हमेशा अनावश्यक रूप से एक्शन से क्यों भरे होते हैं? उसने कड़वाहट से सोचा। ऐसा नहीं है कि उन्हें इससे कोई आपत्ति थी, उन्हें एक्शन फिल्में पसंद थीं, लेकिन फिर भी। घुसपैठिया अहंकार से कठोर मुद्रा में खड़ा था। एलियट रूनेन फोस्टर, उसने कमरे में गूंजती आवाज में घोषणा की। मैं हिरुजेन गेल हूँ, गेल वंश का उत्तराधिकारी। मैं तुम्हें एक आधिकारिक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। उसका हाथ इलियट की ओर भाले की तरह चुभ रहा था। तुम जैसे घटिया इंसान की सगाई कभी भी ऐसी खूबसूरत औरत से नहीं होनी चाहिए। पास की मेजों पर हौंफने की आवाजें गूंजने लगीं। सिर मुड़ा। किसी ने फुसफुसाकर पूछा, गेल कबीला। जबकि दूसरे ने धीरे से कहा, उनकी चुनौती। इलियट ने पहले बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर लिली को देखा। लेकिन लिली तो देख भी नहीं रही थी। उसकी निगाहें बॉलरूम में इधर उधर घूम रही थीं, मानो वह किसी चीज या किसी और को खोज रही हो। इलियट की छाती में जकड़न आ गई। वह जो भी खोज रही थी, वह स्पष्टतः वह नहीं था। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मैं वास्तव में द्वंद्व युद्ध के मूड में नहीं हूँ। उसने मेज के किनारे पर रखे शराब के गिलास को उठाया, अपने लिए एक घूंट भरा गिलास डाला और उसे सहजता से उठा लिया। बस इतना कह दो कि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, हिरुजेन ने मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाते हुए कहा। इलियट ने एक घूंट लिया, कड़वे स्वाद का आनंद लेते हुए गिलास वापस रख दिया। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। और फिर से अफरा तफरी मच गई। किसी ने हिरुजेन को बगल से टक्कर मार दी। वारिस घूम गया, उसके चेहरे पर क्रोध झलक रहा था। वह अपमान करने के लिए तैयार था जब तक कि उसने देखा कि वह कौन था। उसकी अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई। वह इतनी तेजी से झुका कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी। ये चमत्कार ही था। लॉर्ड लुसियस, वह हकलाते हुए कांपते हुए बोला। मेरी लापरवाही माफ कीजिए। क्या आप शायद खुद इलियट से द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं? लेडी ली के लिए, जैसे आप थे, लुसियस ने हमेशा की तरह उपेक्षापूर्ण ढंग से बीच में कहा। वह हिरुजेन को एक और नजर डाले बिना ही उसके आगे बढ़ गया। वेनेसा का हाथ अभी भी उसके हाथ में मजबूती से जकड़ा हुआ था। हिरुजेन ठिठक गया, फिर निराशा से कांपती हुई सांस छोड़ी, उसके कंधे झुक गए। लेकिन लुसियस रुक गया। उसने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा, उसके होंठ एक ऐसी मुस्कान में बदल गए जिससे उस नौजवान का चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल, लुसियस ने कहा, उसका स्वर लगभग चंचल था, मैं देखना चाहता हूँ। लुसियस लिली के लिए लड़ना नहीं चाहता था। उसे इसमें जरा भी रुचि नहीं थी और न ही वह ऐसा करने में दूर दूर तक सक्षम था। अपने सम्मान के लिए अनगिनत लोगों के साथ मैदान में उतरना और एक दूसरे पर वार पलटवार करना, यह विचार ही हास्यास्पद था। वह उस तरह का आदमी नहीं था और लिली प्रयास के लायक नहीं थी। जिस चीज में उनकी रुचि थी वह बिल्कुल अलग चीज थी। नायक इलियट, वह देखना चाहता था कि धक्का देने पर वह आदमी सचमुच कितना मजबूत है। मुख्य पात्र के पास हमेशा कोई न कोई छिपा हुआ काट, कोई न कोई अद्भुत क्षमता होती थी जिससे वह असंभव बाधाओं से भी जीत हासिल कर लेता था। यही तो थी कथानक कवच की ताकत। यहाँ हजारों रईसों के सामने ये सब होते देखना, यह उसके समय के लायक था। गेल का वारिस हिरुजेन, जाहिर है लुसियस को किसी की परवाह नहीं थी। 10 मिनट पहले तक तो उसे उस आदमी का नाम भी नहीं पता था। लेकिन उसे हिम्मत का सम्मान करना पड़ा। स्वर्ग के पुत्र का सामना करना ईंट की दीवार पर माथे से प्रहार करने के समान था। आप जीतने वाले नहीं थे, आप केवल अपना तमाशा बनाने वाले थे। ये शर्मनाक हो सकता है या ये सुंदर भी हो सकता है और प्रशंसक वर्ग द्वारा आपका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः आप धोखाधड़ी की गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही वेनेसा उसके बगल में आई, उसने अपने लिए एक ग्लास रेड वाइन भर ली। उन्हें एक परिषद सदस्य द्वारा एक निजी बालकनी दी गई थी, जहां से नीचे बने चौड़े द्वंद्व मंच का नजारा दिखता था, जो संयोगवश पूरे स्थान के पिछवाड़े में स्थित था। ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत अच्छा था, बशर्ते वह लड़ नहीं रहा था। तुम ये सब क्यों देखना चाहते हो? वेनेसा ने रेलिंग पर झुकते हुए अपनी छाती के नीचे हाथ रखकर पूछा। उसके लाल बालों ने लालटेन की रोशनी पकड़ ली। ये बहुत परेशान करने वाला है, जवान लड़के एक औरत के लिए लड़ रहे हैं। क्या तुम्हें ये सब तुच्छ नहीं लगता? लुसियस ने आलस से कंधे उचकाए। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे तुम्हारे लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। उसने अपने जोड़ों को चटकाते हुए खिंचाव महसूस किया, फिर बोतल उसके कप की ओर झुका दी। चलो पी लो, अपने घुटन भरे ऑफिस से हर रोज छुट्टी नहीं मिलती।
उसने बिना किसी तर्क के अपना प्याला उठाया। हम ठीक है। ... मैदान पर नीचे इलियट ने तेजी से सांस ली। इस दुनिया में आने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक लड़ाई थी। जब उसने अपना सूटकोट उतार दिया तो वह नाटकीय ढंग से फड़फड़ाया। उसका कपड़ा हवा में उछलकर नीचे की ओर उड़ता हुआ एक रईस के चेहरे पर जा गिरा। उसने तो ध्यान भी नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान उसके सामने खड़े आदमी पर केंद्रित था। इलियट ने अपने घुटने मोड़े और अपनी मुद्रा फैला दी। रूनेनफोस्टर की युद्ध शैली में बल प्रयोग नहीं होता था। उनका कबीला सबसे पहले कीमियागर था, लेकिन राक्षसों से भरे खंडहरों में सदियों से शिकार की सामग्री के प्रयोग ने उन्हें व्यावहारिक योद्धाओं में तब्दील कर दिया था। उसका बायां हाथ थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था, कोहनी मुड़ी हुई थी, हथेली ढाल की तरह खुली हुई थी। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर के पास मडरा रहा था, वार करने या लड़ाई के बीच में कोई जादू चलाने के लिए तैयार। यह एक अनुकूलनीय शैली थी जिसे अवरोध उत्पन्न करने, प्रतिकार करने और दंडित करने के लिए बनाया गया था। मैंने मां से वादा किया था कि मैं बेवजह झगड़ों में नहीं पड़ूंगा, इलियट ने उंगलियां हिलाते हुए गंभीरता से सोचा। लेकिन ये तो होना ही था। वह इसे सहन करेगा। उसके सामने हिरुजेंगेल ने एक पैर आगे रखा, घुटने नीचे मुड़े हुए, हाथ पंखों की तरह फैले हुए। उसकी पीठ पर हवा का झोंका आया, जिससे उसका लंबा कोट नाटकीय ढंग से खींच गया। वह मुस्कुराया, उसकी आंखें उन्मादपूर्ण प्रत्याशा से चमक रही थीं। शुरू करो, बटलर चिल्लाया, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। हिरुजेन धुंधला, उसका शरीर संपीड़ित हवा के झोंके की तरह आगे की ओर उछला। वह घूम गया और उसके पैर अर्धचंद्राकार आकार में घूमने लगे। हवा की चीख से उसकी पिंडली में चोट लग गई। इलियट का बायां हाथ ऊपर उठा, अग्रबाहु मजबूत हो गया, माना उसके अंग के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ा और एक पारदर्शी सुरक्षा कवच बना जो कांच की तरह चमक रहा था। लात इतनी जोर से गिरी कि उसकी हड्डियां हिल गईं और उसका कंधा लगभग फट गया। उसने अपने दांत पीस लिए, मांसपेशियां चीखने लगीं, लेकिन वह डटा रहा। हिरुजेन ने अपनी जीभ चटकाए और अपना पैर पीछे खींच लिया। गति हवा के झोंके की तरह बिखर गई। इलियट ने मौके का फायदा उठाया। उसने जोर से झपट्टा मारा, मुठ्ठियां कस ली और उसकी उंगलियों में तब तक जबरदस्ती घुसती रही जब तक कि वे सफेद होकर जलने न लगी। उसने उसे हथौड़े की तरह आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी दुनिया झपक गई। एक क्षण वह जमीन पर गिरा, अगले ही क्षण जमीन गायब हो गई। हवा, अभी वह केवल यही महसूस कर सकता था। उसका गाल चुभ गया। जहां हिरुजेन का वार फिसला था, वहां एक बदसूरत चोट उभर आए। वह पहले से ही हवा में लड़खड़ा रहा था। क्या उसने यह नहीं देखा था? नहीं, ये तो बस गति थी। वह टक्कर के क्षण को भूल गया था। ऊपर से हंसी की आवाज आई, हे, आकाश मेरा क्षेत्र है। हिरुजेन फिर से धुंधला गया, इस बार नीचे की ओर, मुट्ठी भींचे हुए। हवा में उसकी मुलाकात इलियट से हुई, दोनों के शरीर बीच उड़ान में टकराए। इलियट ने आखिरी क्षण में अपना सिर एक तरफ झटका, मुट्ठी उसके गाल पर लगी। खून के छींटे पड़े। हिरुजेन की उंगलियों पर एक मोती सा लगा। गेल वारिस की आंखें जंगली खुशी से चमक उठी। तुम्हारा काम हो गया, इलियट ने मुस्कुराते हुए कहा। आग की लपटें भड़क उठी। इलियट का खून खौल उठा और हिरुजेन की मुट्ठी को किसी जलते हुए दाग की तरह चाटने लगा। गेल का वारिस सदमे में गुर्राया और अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन इलियट को खुश होने का कोई मौका नहीं मिला। एक घुटना उसकी पसलियों में घुस गया, फिर एक बूट उसके जबड़े में घुस गया। दुनिया घूम गई। उसका शरीर हवा में घूम रहा था, एक टूटी हुई गुड़िया की तरह घूम रहा था। दर्द उसकी हड्डियों में चीख रहा था। ये घूंसे क्या लेकर आ रहे हैं? उसकी नजरें धुंधली हो गईं। हिरुजेन फिर से उस पर सवार था, शिकार का पीछा करते बाज की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। बहुत धीमा। हिरुजेन चिल्लाया, हवा स्वयं उसके शब्दों को ले जा रही थी। इलियट ने एक तेज सांस ली। कोई विकल्प नहीं। उसने मन को अपने फेफड़ों में खींचा, उसे तब तक दबाया जब तक कि दबाव से दर्द न होने लगा। उसकी पसलियां फटने जैसी लग रही थीं। और फिर उसने सांस छोड़ी। हवा उसके पास से सांस के रूप में नहीं बल्कि शक्ति के रूप में निकली। एक शॉकवेव बाहर की ओर उठी और हिरुजेन पर सीधा वार किया। गेल के वारिस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे उल्कापिंड की तरह नीचे धकेला गया। उसका शरीर संगमरमर के मंच से इतनी जोर से टकराया कि उसकी हड्डियां टूट गईं और उसके नीचे की टाइलें एक जोरदार आवाज के साथ टूटकर बिखर गईं। एक सेकंड बाद इलियट नीचे गिरा, उसके घुटने मुड़ गए जब वह क्रेटर की छाया में उतरा। उसने अपनी गति को कम करने के लिए थोड़ी मात्रा में हवा का उपयोग किया। उसकी छाती धड़क रही थी, उसके गाल से खून टपक रहा था, उसकी पसलियां दर्द से जल रही थीं। उनके चारों ओर रईसों की गरज सुनाई दे रही थी। वे उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। लेकिन लुसियस
लूसियस ने बिना प्रभावित हुए शराब पी। क्या ये सचमुच नायक है? बकवास धोखेबाज। इस समय इलियट होहेनबर्ग को हराने में सक्षम था। लूसियस को ये स्वीकार करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये बात स्पष्ट थी। भले ही मूल नाम उनके कबीले के लिए बेकार था, फिर भी नाम का अपना महत्व था। होहेनबर्ग मानव त्वचा वाले राक्षस थे। बचपन से ही कमजोर वंशों को मारने के लिए प्रशिक्षण के जरिए उनके शरीर को तोड़ा फोड़ा और फिर से बनाया गया, हालांकि इससे उन्हें जागृति में कोई मदद नहीं मिली। जब वे वयस्क हुए तो उनके शरीर किसी भी गड़े हुए स्टील से भी तेज हथियार बन गए थे। और फिर भी इलियट ने पहले भी लूसियस को हराया था और अब वो एक गर्जना करती भीड़ के सामने गेल वंश का उत्तराधिकारी बन गया है। लूसियस अपनी सीट पर पीछे झुक गया और अपने गिलास से घूंट भरने लगा। अखाड़ा अभी भी जयकारों से गूंज रहा था। लोग इलियट का नाम ऐसे जप रहे थे मानो उसने साम्राज्य को बचा लिया हो। लूसियस के लिए ये हास्यास्पद था। इलियट ने एक भी साफ मुक्का नहीं मारा था और किसी तरह लोग इसके लिए उसकी पूजा करने लगे। लड़के को जीतने का कोई हक नहीं था, लेकिन नायकों के बारे में यही तो बात थी, है न? किस्मत ने उनका साथ दिया। किस्मत उनके साथ दूसरी त्वचा की तरह चिपकी रही। जब वे लड़खड़ाए भी तो दुनिया ने उन्हें चैंपियन का ताज पहनाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लिया। उम्मीद है रेवन मुझे निराश नहीं करेगा, उसने सोचा। रेवन अब एक आज्ञाकारी कुत्ते के समान था और उसने आखिरी स्ट्रीम में उस लड़के का परिचय कराया। उसमें क्षमता थी। फिर भी अगर आप खुद को अपमानित होने देते हैं तो आपकी क्षमता का कोई मतलब नहीं रह जाता। लूसियस को वह समय अच्छी तरह याद था जब रेवन को एक भूत ने एक भाव भंगिमा में बदल दिया था। वह अभी भी चैट में गोब्लिन डिफ स्पैमिंग देख सकता था, जबकि रेवन कीचड़ में मुंह के बल लेटा हुआ था। उसने फिर से आह भरी और अपना गिलास उठा लिया। नायक धोखेबाज हो सकते हैं, लेकिन धोखेबाजों में भी मंच चुराने की क्षमता होती है। तभी वह आवाज आई जिसे वह सुनना नहीं चाहता था। क्लिक करें, क्लिक करें। उसके पीछे गलियारे में एड़ियों की ताल गूंज रही थी। लूसियस ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बुदबुदाया, और जो भी देवता सुन रहे होंगे उनसे प्रार्थना की, कृपया यहाँ मत आइए। लेकिन क्लिक की आवाज करीब आ गई। बालकनी का दरवाजा खुल गया। एलेना अंदर आई। उसकी लाल रंग की पोशाक पॉलिश किए हुए फर्श पर तरलाक की तरह फैल रही थी। उसके गाउन पर आभूषण चमक रहे थे। वे नाजुक आकार के नहीं थे जिन्हें अधिकांश कुलीन महिलाएं पसंद करती हैं, बल्कि खोपड़ियां थी, छोटी जटिल खोपड़ियां जो प्रकाश में झिलमिला रही थीं। वह एक राजसी महिला की तरह व्यवहार करती थी, जिसने कभी अपना सिर नीचे नहीं झुकाया था। सुंदर, हाँ, अछूत, बिल्कुल। लूसियस ने अपना गिलास नीचे रख दिया। उसका दिन और मुश्किल होने वाला था। वेनेसा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह इतनी तेजी से उठी कि कुर्सी लगभग पलट गई। वह एक सुंदर धनुष की मुद्रा में झुकी। उसकी आवाज में एक ऐसा सम्मान था जो लूसियस ने पहले कभी नहीं सुना था। शाम, मेजर जनरल एलेना वॉन होहेनबर्ग। एलेना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शुभ संध्या, ब्लड रीपर। मुझे विश्वास है कि मेरा भाई तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है। वेनेसा सख्त हो गई। उसके हाथ आपस में भींच लिए गए और वह जल्दी से जवाब देने लगी, लगभग लड़खड़ाते हुए। लूसियस, नहीं नहीं, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एलेना की निगाहों में कुछ ऐसा था जिससे उसकी त्वचा सिहर उठी, मानो जादूगर जनरल की लाल आंखें उसकी हड्डियों के आर पार देख रही हों। जैसे ही उसके होठों से शब्द निकले, उसने धीरे से सांस छोड़ी, हालांकि उसकी छाती अभी भी जकड़ी हुई महसूस हो रही थी। अच्छा, एलेना ने सरलता से कहा। फिर उसकी नजर लूसियस पर पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके करीब झुकी। उसकी उंगलियां उसके हाथ पर फिसलने लगीं। उसका स्पर्श दृढ़ था, जिससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं अपने भाई को कुछ पैसे के लिए उधार लेना चाहती हूँ, उसने सहजता से कहा। क्या मैं ले सकती हूँ? वेनेसा स्तब्ध रह गई। उसकी अंतर्प्रज्ञा चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। लूसियस ने उसे ऐसी नजरों से देखा मानो गद्दार हो, लेकिन एलेना पहले ही उसे घसीटकर खड़ा कर चुकी थी। गिलास में उसकी शराब छलक गई, इससे पहले कि वह उसे एक तरफ रखता। काउंसिल की मीटिंग शुरू होने वाली है, एलेना ने उसकी बांह कसकर पकड़ते हुए समझाया। तुम्हें बुलाया गया था, है ना? लूसियस ने पलकें झपकाईं। ओह, वह लगभग भूल ही गया था। ओह, जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसकी आवाज बदल गई। लगता है अब समय आ गया है। वे साथ साथ चले गए। एलेना की एड़ियां संगमरमर से टकराईं, उसकी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत थी। जैसे ही बालकनी का दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, उसकी बांह और भी कस गई। वह थोड़ा झुकी, उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे वह महिला सचमुच पसंद नहीं है, उसने बुदबुदाया।
लुसियस ने अपनी नाक से आह भरी। हाँ, जरूर, एलेना और उसकी असुरक्षाएं। वह सचमुच हर चीज को लेकर असुरक्षित थी। जरूरी नहीं कि तुम उसे पसंद करो, लुसियस ने जवाब दिया। रास्ता दिखाओ। उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की, बल्कि उसकी पकड़ और भी ज्यादा अधिकारपूर्ण हो गई। उसके नाखून उसकी आस्तीन पर ऐसे दब गए मानो वह उसे निशाने पर लेना चाहती हो। हॉल अब शांत था, उन मेहमानों से खाली हो गया था जो द्वंद्वयुद्ध के दौरान बाहर चले गए थे। कुछ चक्कर लगाने के बाद एलेना एक दरवाजे के सामने रुक गई। ये सचिव का कमरा है, उसने हमेशा की तरह शांत भाव से समझाया। इसके बाद मीटिंग कक्ष है। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक महिला अलेक्सिया विरोक्स उनका इंतजार कर रही थी। लुसियस ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वीडियो कॉल पर दिखती थी, एक पेशेवर और चुस्त महिला। उसकी आवाज उसके रूप से मेल खाती थी। स्वागत है, लुसियस और एलेना वॉन होहेनबर्ग। आप 1 मिनट देर से आए हैं। ये शब्द किसी आधिकारिक फटकार की तरह कहे गए थे। लुसियस ने उसे एक तरफा मुस्कान दी। ओह, क्षमा करें, हम गति बढ़ा देंगे। वह आगे बढ़ा और एलेना अभी भी उसकी बाह से चिपकी हुई थी। जैसे ही वे अलेक्सिया के पास से गुजरे, लुसियस ने ये देखा, उसके भावशून्य भाव में परिवर्तन आया। हालांकि यह क्रोध नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो मुंह बनाने के करीब था। क्या वह इस बारे में गंभीर थी? उसने सोचा। उसने सचिव पर छेड़खानी की सर्वोच्च कला का परीक्षण करने का निर्णय लिया था और यद्यपि वह पहले तो चिढ़ी हुई थी, उसने जल्दी ही अपना असली रंग दिखा दिया और आज उसने उसे अपने कार्यालय में उसे पीटने की चुनौती दी। वह गंभीर थी। लुसियस की नब्ज तेज हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये करने वाला है। एलेना यही थी, लेकिन अलेक्सिया का हल्का सा मुंह बनाना ही उसे इस बात की पुष्टि दे रहा था। भाड़ में जाए ये सब, उसने सोचा। उसका हाथ पीछे हट गया। तमाचा। यह आवाज कोड़े की तरह फटती हुई पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंजती थी। अलेक्सिया हौंफने लगी। उसका शरीर ऐसे झटके खा रहा था मानो उसकी रीढ़ पर बिजली गिर गई हो। उसके घुटने मुड़ गए और वह बेदम होकर पॉलिश किए हुए फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ जमीन पर टिके हुए थे, सिर झुका हुआ था, कंधे कांप रहे थे। लुसियस ने पलकें झपकाईं। वह इस नजर से उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, यह नहीं बता पा रहा था कि वह गुस्से में है या खुश। लेकिन सच तो यही था, उसने ही किया था। मैंने ये किया, वह लगभग अविश्वास में बुदबुदाया। फिर उसने अपना सिर घुमाया। एलेना उसे घूर रही थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, जानलेवा इरादे से सिकुड़ी हुई। उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए और उसके हाथ पर उसकी पकड़ मांस में गड़ते पंजों में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मार डालना चाहती थी। हालांकि उसने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। ... बैठक कक्ष मूलतः एक बैठक कक्ष ही था। एक लंबी चमकदार मेज एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई थी, उस पर फाइलें करीने से रखी हुई थीं और दोनों ओर कुर्सियां लगी हुई थीं। फिर भी उन साधारण साज सज्जा के अलावा यहाँ कुछ भी साधारण नहीं था। इस मेज पर बैठे पुरुष और महिलाएं कोई मामूली नौकरशाह या प्रशासक नहीं थे। वे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियां थीं। ऐसे नाम जिनके उच्चारण से राष्ट्र हिल जाते थे। लुसियस की निगाहें चेहरों पर घूम गईं। वहां होहेनबर्ग कबीले के मुखिया के स्थान पर वेलेरियन उपस्थित था, उसकी पीठ सीधी थी और उसकी आंखें घृणा से चमक रही थीं। वहां सिल्वरहेन परिवार के मुखिया लियो सिल्वरहेन गर्व से बैठे थे और उनके बगल में उनका सबसे बड़ा बेटा बैठा था। दोनों ने ही बेदाग सिल्वर ग्रे रंग के सूट पहने हुए थे। मेज के नीचे रुनेनफोस्चे कबीले का मुखिया बैठा था, एक दुबला पतला आदमी जिसकी नाक पर छोटा गोल चश्मा लगा हुआ था। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह मेज पर टिकी हुई थी। उसके बाल इतने भूरे और सफेद थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर वह बहुत आगे झुक गया तो वह किसी को फंसा लेगा। उनमें एस रैंक वाले भी थे जिनके नाम ही राष्ट्रों को एक रेखा में रखते थे। और फिर सबसे आखिर में रीटा संत थी। यह एक बुढ़ियाघर में देखने जैसा था, जहां हर आकृति देश को गिरा सकती थी। और उनमें से हर एक ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। आपका स्वागत है, लुसियस वॉन होहेनबर्ग। ये साहसिक अभिवादन मेज के सबसे आगे बैठे आदमी का था। उसके बाल काले और सफेद रंग का अद्भुत मिश्रण थे, बड़े करीने से बिखरे हुए, और उसका सिलवाया हुआ सूट अधिकार जता रहा था। ये देश के वर्तमान राष्ट्रपति थे, वह व्यक्ति जिनके निर्णयों ने महाद्वीप को आकार दिया। परिषद और अन्य कुल प्रमुख भी एकत्रित हुए हैं, अध्यक्ष ने गहरी और स्थिर आवाज में कहा। हालांकि आज का सत्र मूल रूप से अन्य मामलों पर चर्चा के लिए था, हमने आपके मामले को पहले प्राथमिकता देने का फैसला किया है। उसके बाद कमरा शांत हो गया। दर्जनों लोगों की निगाहें लुसियस पर टिकी थीं, हालांकि सभी की निगाहें उसकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं थीं।
नहीं, उनका ध्यान मुख्यतः उनके साथ बैठी महिला की वजह से था। देश की जादूगर जनरल एलेना होहेनबर्ग परिवार की लाल रत्न जो लंबी छुट्टी पर थी, लगभग उससे चिपकी हुई थी। वह उसकी बाह से लिपट गई और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि सेनाएं भी डर जाती। हर कोई उसे एक निर्दयी, ट्रिगर खुश जादूगरनी के रूप में जानता था, एक ऐसी महिला जो बिना पलक झपकाए दुश्मनों को खत्म कर सकती थी। और फिर भी वह यहाँ थी, लुसियस को ऐसे पकड़े हुए जैसे वह कमरे की सबसे कीमती चीज हो। इस दृश्य ने उन सभी को विचलित कर दिया। लुसियस ने निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान दिया। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरे शब्दों को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद, श्रीमान राष्ट्रपति, लुसियस ने हल्के से कहा। वह टहलते हुए एक खाली कुर्सी की ओर गया। एलेना का हाथ अभी भी उसके हाथ पर था और वह सीट पर गिर पड़ा। इसके बाद जो हुआ उससे मेज पर बैठे आधे लोग आक्रोश में आ गए। लुसियस पीछे झुका, अपनी उंगलियां सिर के पीछे बांध ली और दोनों पैर मेज पर पटक दिए। उसके पॉलिश किए हुए जूते सीधे काउंसिल की फाइलों पर टिक गए और उसने जरा भी सम्मान न दिखाते हुए उन्हें एक तरफ धकेल दिया। उनकी मुद्रा लापरवाही, लगभग आलस्य की चीखें निकाल रही थी, लेकिन जो लोग सत्ता के खेल को समझते थे, उनके लिए ये जानबूझकर किया गया कदम था। जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर नियंत्रण रखता है और उसे इसकी जानकारी होती है तो वह ऐसा ही दिखता है। मैं सचमुच दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहा था, लुसियस ने सहजता से कहा। ये शब्द हवा में एक धमकी की तरह लटके हुए थे, क्योंकि यह सच था। राष्ट्रपति की आंखें चमक उठी और मेज के आसपास बैठे कई लोगों की भी। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि इसका क्या मतलब है। सतह पर तो देश स्थिर लग रहा था। किसी भी विदेशी देश को खुलेआम दखलंदाजी करते नहीं देखा गया था। लेकिन सच तो यह है कि घुसपैठ की कोशिशें लगातार होती रहती थीं। अन्य देशों के एजेंट, जासूस और भर्तीकर्ता लुसियस में घुसपैठ करने और उसे अपने पाले में खींचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। वही ईश्वरीय स्तर की समानता रखने वाला एकमात्र जीवित व्यक्ति था, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अंतरिक्ष और लकड़ी। ऐसी शक्ति का एक अंश पाने के लिए राष्ट्र हत्याएं करते, युद्ध करते या साम्राज्यों को जला देते। उनका अपहरण या हत्या न होने का एकमात्र कारण ये था कि देश ने उन प्रयासों को दबाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। राष्ट्रपति ने स्वयं लुसियस के अस्तित्व को बचाने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया था। इसलिए जब लुसियस ने पासपोर्ट बनवाने का संकेत दिया तो वह घूमने फिरने की बात नहीं कर रहा था। वह तो देश छोड़ने की बात कर रहा था, किसी दूसरे देश की खुली बाहों में जाने और उन्हें अपने ही देश के विरुद्ध हथियार बनाने देने के बारे में। वह आगे था और यह बात हर कोई जानता था। राष्ट्रपति ने अपनी उंगलियां आपस में मिला ली, उनका चेहरा शांत लेकिन तनावग्रस्त था। लुसियस वॉन होहेनबर्ग, आप क्या चाहते हैं? अंततः प्रश्न। लुसियस ने इत्मीनान से हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। अच्छा, अगर तुम पूछ रही हो। उसने एक उंगली उठाई। सबसे पहले ग्रिमो को एक नए मुख्यालय की जरूरत है। बड़ा बेहतर, पता है, ऐसी इमारत जो कहती है हम ही इसे चला रहे हैं। मौजूदा जगह गिल्ड मुख्यालय से ज्यादा बनकर जैसी लगती है। मेज पर चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंज उठी। यह एक साहसिक मांग थी, लेकिन उसकी कीमत को देखते हुए यह कोई अनुचित मांग नहीं थी। दूसरा, लुसियस ने एक और उंगली उठाते हुए कहा, मैं कालकोठरी छापे की सफाई में प्राथमिकता चाहता हूँ। उच्च स्तरीय, न कि बचे हुए। मेरा संघ परिणाम ला रहा है। अब समय आ गया है कि हमें नए लोगों की तरह देखना बंद किया जाए और हमें वह सम्मान दिया जाए जो हमने कमाया है। एलेना ने उसके हाथ को हल्के से दबाया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उनका मानना था कि अपने कार्यस्थल को उन्नत करना अच्छा है। लुसियस और भी पीछे झुक गया, आंखें आधी बंद। तीसरा, मुझे नियमों में थोड़ी ढील चाहिए। स्ट्रीमिंग छापे ठीक है, लेकिन मुझे हर बार जब मैं कंटेंट से कमाई करना चाहूं तो नौकरशाहों की सांसों की जरूरत नहीं है। तुम मुझे खुश रखना चाहते हो, मेरे पंख काटना बंद करो। प्रति स्ट्रीम कटौती बहुत अधिक थी। वह पहले से ही अपनी पुरानी दुनिया में कर का भुगतान कर रहा था। वह यहाँ भी ऐसा क्यों करना चाहेगा? आपने जो कहा है उन सब का प्रबंध किया जा सकता है, राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने लगभग यह अपेक्षा की थी कि लुसियस पूरे देश के लिए मांग करेगा, लेकिन ये सब बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब उनके पास वह सब कुछ था जो उन्हें देश से बांधने के लिए आवश्यक था। ओह, लुसियस ने राष्ट्रपति की ओर उंगली हिलाते हुए कहा, मैंने अभी तक अपनी व्यक्तिगत मांगों पर बात नहीं की है। लुसियस ने बैठक कक्ष से बाहर निकलते हुए आह भरी। बेशक बाहर से वह उसी घमंडी कमीने की तरह दिख रहा था जिसने राष्ट्रपति की मेज पर अपने पैर रखे थे और दुनिया के आधे सबसे ताकतवर लोगों को अपनी सीटों पर रख दिया था, लेकिन अंदर वह पसीने से लथपथ था।
वह कोई निर्भय राक्षस नहीं था। वह चाहता था कि वह ऐसा हो, लेकिन फिर भी अपने मूल में वह एक नियमित पुनर्जन्म करता था। क्या आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ एक कमरे में बैठे हुए अपनी मांगों को इस तरह उछाल रहे हैं जैसे कोई बिगड़ा हुआ बच्चा शेल्फ पर रखी कैंडी को ढूंढ रहा हो? ये सिर्फ घबराहट पैदा करने वाली बात नहीं थी, ये पूरी तरह से आत्मघाती थी। लेकिन उन्होंने इसे पूरा कर दिखाया। सब हो गया, उसने सोचा, अपनी कनपटियां रगड़ते हुए, दरवाजा बंद करते हुए। इसमें समय लग सकता है, लेकिन रिमा की इमारत राजधानी में स्थानांतरित हो जाएगी। वेनेसा के पास प्राथमिकता वाले कालकोटरी छापों की सूची होगी। हम अच्छा खाना खाएंगे और फिर मेरे निजी अनुरोध भी पूरे हो जाएंगे। यह इसके लायक था। हर वह तंत्रिका जो उसने झकझोर दी थी, हर वह दिल जो उसका गला घोंटना चाहता था, ये सब इसके लायक था। एलेना को उसकी इच्छा के विरुद्ध पीछे रहने के लिए मजबूर किया गया था। जाहिर है, परिषद ने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित कर लिया था। लुसियस ने इसे सुनने के लिए वहां रुकने की जहमत नहीं उठाई। चाहे वे जिस भी बड़े सर्वनाशकारी मुद्दे पर बहस करने वाले थे, वह उसकी समस्या नहीं थी। इस पार्टी में मेरा काम पूरा हो गया है, उसने अपने सिर के एक तरफ मालिश करते हुए कहा। उसने स्वयं को सचिव के कार्यालय में पाया, लेकिन अलेक्सिया वहां नहीं थी। डेस्क खाली थी, हवा में उसकी खुशबू थी और उसके नोट्स करीने से रखे हुए थे। वह कुछ देर तक उसे घूरता रहा, आह भरी, और बाहर निकल गया। घुमावदार गलियारे उसे वापस उत्सव की ओर खींच ले गए। वह पहले से ही हंसी, गिलासों की खनक, गाउन और सूट की सरसराहट सुन सकता था। कम से कम मुझे किसी खलनायिका या किसी और से सामना तो करने दो, उसने पार्टी में वापस आते हुए शुष्क स्वर में सोचा। वेनेसा शायद कुछ कर रही थी। बॉलरूम अभी भी जीवंत था। पहले की धीमी रोमांटिक लय की जगह अब तेज संगीत आ गया है जो जैज जैसा लग रहा था। उसने देखा कि इलियट लिली के साथ आराम से लेटा हुआ है। जैसा कि अनुमान था, प्रशंसकों की एक छोटी सी भीड़ उनके इर्द गिर्द मंडरा रही थी, जो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आतुर थी। लुसियस को इसकी परवाह नहीं थी। जिस चीज ने उसकी नजर को आकर्षित किया वह कुछ अलग थी। एक मेज जो बाकियों से अलग थी। लोग इसे न केवल नजरअंदाज कर रहे थे, बल्कि इससे बच भी रहे थे। उनकी निगाहें एक क्षण के लिए उस ओर घूमी, फिर तुरंत ही दूसरी ओर मुड़ गईं, मानो कमरे के उस कोने में हवा ही भारी हो गई हो। मेहमान उसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे थे जैसे पतंगे आग से बचने के लिए सावधानी से चक्कर लगा रहे हों। मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? लुसियस ने सोचा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाया और इतना तैरा कि आलस्य से उस शापित मेज की ओर चला गया। वह धीरे से नीचे उतरा, उसके हाथ जेबों में थे और उसने अपना सिर वहां बैठी महिला की ओर झुकाया। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं? धीरे धीरे उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलने लगीं। बैंगनी आंखें। हालांकि वे सिर्फ बैंगनी रंग के नहीं थे, बल्कि वे गहरे और सम्मोहक थे, मोमबत्ती की रोशनी में पॉलिश किए गए नीलम की तरह। उसके काले बाल रेशम की तरह उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। एक क्षण के लिए लुसियस सांस लेना भूल गया। क्या संभावना है, उसने सोचा। उसके होंठ ऊपर की ओर खींच गए। मुख्य खलनायिका, वह कुख्यात व्यक्ति जिसके बारे में उसने केवल पढ़ा था, उसे वर्णन और सहायक पात्रों के भय के रंगीन लेंस के माध्यम से देखा गया था। अब वह यहाँ थी, साक्षात, और खतरे की वही आभा बिखेर रही थी जो हर दूसरे मेहमान को दूर रखती थी। एस्मेरल्डा, एस्मेरल्डा नच्टफॉस्ट, एक नाम जो अभिशाप की तरह फुसफुसाया गया। एक ऐसा नाम जो एक ऐसी शक्ति से जुड़ा है जिसने सबसे साहसी परिवारों को भी अस्थिर कर दिया है। उसने एक पीक ग्रेड आत्मीयता जागृत कर ली थी। यह एक उपहार है या एक महामारी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किससे पूछा है। आत्माओं को विकृत करने, नुकसान पहुंचाने, या यहाँ तक कि उनसे छेड़छाड़ करने की क्षमता। वह आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है, हालांकि उसके लिए सीधे आपकी आत्मा से छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा। उसके माता पिता उससे डरते थे, समाज उससे डरता था, और इसलिए उसे अलग थलग कर दिया गया तथा ऐसे समारोहों में उसके साथ भूत जैसा व्यवहार किया गया। लुसियस थोड़ा पीछे झुक गया और अपनी बाहें एक दूसरे पर चढ़ा ली। उम्मीद है कि अंतरिक्ष आत्मा की क्षति को रोक सकेगा। अगर नहीं, तो लगता है मैं स्टाइलिश तरीके से मरूंगा। खलनायक की निगाहें उस पर केवल एक सेकंड के लिए ही टिकी रहीं, उसके बाद उसके होंठ खुल गए। कदम, उसकी आवाज में ठंडक थी। इस पार्टी में बाकी सब लोगों की तरह ही व्यवहार करो। लुसियस ने पलकें झपकाईं। अच्छा, यह मेरा संकेत है। वह मुड़ा, पहले से ही दूर जाने के लिए आधा तैयार। उन्होंने इतना पढ़ा था कि उन्हें पता था कि उन मूर्खों का क्या हुआ जो सोचते थे कि वे एस्मेरल्डा नच्टफॉस्ट को ठीक कर सकते हैं।
जिन लड़कों ने बहुत ज्यादा दबाव डाला, छेड़खानी की कोशिश की, खुद को उसकी दुनिया में जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की, वे भी वैसे ही नहीं चले गए। वे बिल्कुल भी नहीं चले गए। आह, रुको! उसकी आवाज फिर से धीमी हो गई। वह रुक गया। जब वह मुड़ा तो उसने अपना हाथ लगभग आलस से उठा लिया था, मानो किसी कुत्ते को वापस बुला रही हो जो भटक गया हो। वह उसके हाव भाव को समझ नहीं सका, लेकिन उसकी आंखें अब और भी तीखी हो गई थीं, जो तिरस्कार से अधिक जिज्ञासा के भाव से उस पर टिकी हुई थी। क्या तुम सचमुच यहाँ बैठना चाहते थे? उसने पूछा। लुसियस ने भौहें उठाई। वह मेज पर रखी बोतल तक पहुंची और उसे गिलास में तब तक झुकाती रही जब तक कि माणिक्य जैसा तरल गिलास के किनारे तक नहीं पहुंच गया। उसने उसे उठाया और पी लिया। निगलते समय उसका गला काम कर रहा था। उसके होठों के कोने से लाल रंग की एक रेखा खींच गई, लेकिन उसने रुमाल की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी हथेली से उसे हटा दिया। लापरवाही में भी वह बहुत सुंदर थी। अगर आप चाहते हैं तो कृपया करें। उसके शब्द एक निमंत्रण थे, जिसकी इस कमरे में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति ने आशा करने का साहस नहीं किया होगा। लुसियस ने एक कुर्सी खींची, उसे जानबूझकर धीरे से पीछे खींचा और उसके सामने बैठ गया। एस्मेरल्डा ने बोतल उसकी ओर झुका दी। पीना। लुसियस मुस्कुराया। अगर मैं ऐसा करूं तो बुरा मत मानना। उसने शराब डाली। उसका प्याला तब तक भरा जब तक कि शराब लगभग छलक नहीं गई। फिर वह अपना गिलास लेकर पीछे झुक गई। उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं। तो बताओ, उसने आलस से तरल पदार्थ घुमाया, क्या तुम यहाँ उस लड़की का फायदा उठाने आए हो जिसे तुमने अकेले बैठे देखा था? उसने गिलास को फिर से अपने होठों तक उठाया। धीरे धीरे पी रही थी, लेकिन उसकी नजरें उससे हट नहीं रही थीं। उद्धरण चिन्ह ... या आप सिर्फ मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके अगले शब्द उनके रिश्ते का फैसला करेंगे। हालांकि लुसियस को डर नहीं था, क्योंकि जब से यह जीवन शुरू हुआ था तब से उसे कई परेशान करने वाली और डरावनी महिलाओं का सामना करना पड़ा था। मैं वास्तव में कुछ पूछने आया था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए उसके चेहरे का अध्ययन करते हुए कहा। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो पाया कि उनके बाल और आंखों का रंग एक जैसा था। बैंगनी आंखें जो पॉलिश किए हुए नीलम की तरह दिखती थीं, काले बाल रेशम की तरह चिकने। क्या इससे वे जुड़वा नहीं लगते? आह, किस बारे में? मेरे नंबर के लिए? उसने अजीब तरह से शरारती आवाज में पूछा। माफ करना, पर मैं ये नहीं देती। नहीं, नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। उसने उसे टालते हुए हाथ हिलाया, मानो किसी परेशान करने वाली मक्खी को झाड़ रहा हो। मैं एक फिल्म के बारे में पूछना चाहता था। फिल्म? उसका स्वर तुरंत नर्म पड़ गया और वह बातचीत समाप्त करने के लिए तैयार दिखी। वह अपना हाथ उठाने वाली थी, संभवतः उसे हटाने के लिए। द हॉलो मैन के बारे में क्या? लुसियस ने सहजता से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... खोखला आदमी। परिवर्तन तुरंत हुआ। उसकी बैंगनी आंखें, जो एक समय उदासीनता से सुस्त थीं, आश्चर्य से सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर कुछ पहचान की झलक उभरी। तुमने द हॉलो मैन देखी? लुसियस मन ही मन मुस्कुराया। समझ गया। 1 हफ्ते से भी कम समय पहले की बात है। वेनेसा, लूना और बाकी लोग एक शाम को पुरानी बातें याद करना चाहते थे और न जाने कैसे बातचीत फिल्मों की ओर मुड़ गई। बेशक उनके पास सिफारिशों का कोई विशाल संग्रह नहीं था। अपने पिछले जीवन में वे वास्तव में फिल्म प्रेमी नहीं थे, लेकिन उन्हें एक नाम याद था जिसके बारे में उपन्यास में अक्सर बात की गई थी, द हॉलो मैन। इसलिए उसने इसे लापरवाही से बाहर फेंक दिया। अनुभव, खैर, भयानक था। फिल्म सिर्फ डरावनी नहीं थी, यह ऐसी फिल्म थी जो आपके अंदर तक उतर जाती है और वहीं रह जाती है। विचलित करने वाली कल्पना, एक हत्यारा जिसका चेहरा कभी नहीं दिखाया गया, पीड़ित दीवारों में गायब हो रहे हैं, आवाजें खामोशी में फुसफुसा रही हैं। यहाँ तक कि उन्हें ये भी स्वीकार करना पड़ा कि इसे देखने के बाद वे रात को चैन से सो नहीं पाए थे। लेकिन फिर भी, यदि लुसियस एक बात जानता था तो वह ये थी कि खलनायक के साथ समान आधार खोजना सार्थक था। हाँ, उसने उसे ध्यान से देखते हुए सरलता से कहा। तो उसकी आवाज धीमी हो गई, लगभग श्रद्धा से भरी हुई। क्या तुम जानते हो कि यह खोखला आदमी कौन है? लुसियस अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। फिल्म को जानबूझकर अस्पष्ट बनाया गया था तथा हत्यारे का चेहरा दिखाए बिना ही उसे अस्पष्ट बना दिया गया था। फिल्म में तो कुछ खास नहीं बताया गया, उसने कंधे उचकाते हुए स्वीकार किया। हालांकि मुझे लगता है कि वो जोन्स ही था। एक क्षण के लिए मेज पर सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि बाहर बॉलरूम से आने वाला संगीत और बातचीत भी आश्चर्यजनक रूप से धीमी पड़ गई। उसकी आंखें उसकी आंखों से चिपकी हुई थीं, मानो वह उनकी गहराई में छिपी किसी चीज को खोज रही हो। और फिर अचानक ही वह हिल गई।
उसका हाथ आगे बढ़ा और मेज के पार उसके हाथ को पकड़ लिया। उसका पेय पदार्थ पलट गया, मेजपोश पर छलक गया और फर्श पर टपकने लगा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से गर्म थी, लगभग हताश करने वाली। मैंने निर्णय लिया है कि तुम मेरे फिल्मी दोस्त बनोगे, उसने कहा और उसके होंठ फड़कने लगे। फिर वे मुड़ने लगे और लुसियस ने शीघ्र ही एक गर्मजोशी भरी मुस्कान देखी। हम साथ में बहुत सारी डरावनी फिल्में देखेंगे। लुसियस अकड़ गया था, उसका पूरा शरीर जम गया था, मानो किसी ने उसे बेहोश करने वाला मंत्र दे दिया हो। वह किस बारे में बात कर रही थी? फिल्मी दोस्तों के बारे में, खलनायिका के बारे में। एस्मेरल्डा की आंखों में एक ऐसी उत्तेजना चमक रही थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस तरह से उसके होंठ मुड़े हुए थे और उसकी मुस्कान वास्तविक थी, उससे वह डरावनी, अछूत कुलीन महिला की बजाय उसकी उम्र की एक लड़की की तरह प्रतीत हो रही थी, जो बस अपनी पसंद की कोई चीज साझा करना चाहती थी। जरूर, मैं जगह की बुकिंग वगैरह सब कर दूंगी, उसने उसकी घबराहट से बिल्कुल बेखबर होकर कहा। तुम्हें बस मेरे साथ आना है और देखना है। उसकी बैंगनी आंखें शरारत से चमक रही थीं। मैंने अपनी उम्र के ज्यादा लोगों को हॉरर फिल्में देखते नहीं देखा। लुसियस ने पलकें झपकाईं। अब जब उसने जिक्र किया तो बात समझ में आ गई। इस दुनिया में काल्पनिक महाकाव्यों, रोमांटिक नाटकों और जागृतिवादियों की महिमा का बखान करने वाली कहानियों ने उद्योग पर राज किया। हॉरर फिल्में सबसे कम लाभदायक शैली थी, छोटे दर्शक वर्ग और सीमित बजट के कारण। वे केवल इसलिए अस्तित्व में थी क्योंकि मुट्ठी भर जिद्दी निर्देशकों और प्रशंसकों ने उन्हें जीवित रखा। ठीक है, अंततः उसने आह भरते हुए स्वयं को शांत स्वर में रखने का प्रयास किया। कम से कम, यदि वह इसके साथ चलता तो उसे निकट भविष्य में उसकी शक्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। खलनायिका खतरनाक थी, लेकिन उसे मारने की अपेक्षा फिल्मों में उसकी रुचि होना बेहतर था। एस्मेरल्डा मुस्कुराई, वह स्पष्ट रूप से अपने आप से प्रसन्न थी। लुसियस ने मेज की ओर इशारा किया जहां उसका पे सफेद कपड़े और फर्श पर बिखरा हुआ था। लेकिन क्या तुम्हें ये गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अपनी ठुड्डी को उस घमंडी अंदाज में झुकाया जैसा सिर्फ वही कर सकती थी। क्या तुम नहीं कर सकते? क्या तुम कोई बड़े आदमी नहीं हो? लुसियस ने अपनी नाक से सांस छोड़ी और आलस से अपना हाथ हिलाया। अंतरिक्ष तुला, गिरी हुई शराब मेजपोश और फर्श से ऊपर उठ रही थी। तरल पदार्थ हवा में लटके लाल रत्नों की तरह झिलमिला रहा था। उन्होंने इसे एक बुलबुले के रूप में संघनित किया, जो सघन और परिपूर्ण था, तथा फिर इसे पास के कूड़ेदान की ओर फेंक दिया, जो डांस फ्लो के दूसरी ओर था। तुम्हें पता है कि यह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, एस्मेरल्डा ने रूखेपन से कहा। लुसियस मुस्कुराया, मैं जीवित रहूंगा। लेकिन भाग्य ने उसे सही साबित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। शराब का बुलबुला उतनी सफाई से गायब नहीं हुआ जितनी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय ये हवा में उछला और सीधे दो महिलाओं के साथ नृत्य कर रहे एक युवक की पीठ पर जा गिरा। दोनों महिलाएं आश्चर्य से चीख पड़ी और तुरंत पीछे हट गईं, क्योंकि उनके गाउन में बूंदें फंस गई थीं। युवक अपने महंगे कोट पर उभरे काले दाग को घूरता हुआ जम गया। धीरे धीरे उसका सिर घूम गया और उसकी तीखी निगाहें लुसियस पर टिक गईं। ये किसने किया? वह क्रोध से भरी आवाज में चिल्लाया। संगीत अचानक बंद हो गया। मेहमान मुड़े, उनकी बातचीत फुसफुसाहट में बदल गई। सबका ध्यान शराब से सने कपड़ों वाले उस रईस पर गया, जो अब लुसियस को घूर रहा था, जो एस्मेरल्डा के साथ शांति से बैठा था। मुझे याद नहीं कि मैंने स्पेस अवेकनर को नाराज किया था, उस आदमी ने ठंडे स्वर में आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। क्या वह उस औरत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? उसकी नजर एस्मेरल्डा पर पड़ी। उसने पास की मेज से शराब की आधी भरी बोतल उठाए, उसकी पकड़ में कांच की गर्दन चरमरा रही थी। जब वह लुसियस और एस्मेरल्डा की मेज के पास पहुंचा तो उसके कदमों की आवाज जोर से गूंजने लगी। अरे, उसने तीखे स्वर में कहा। उसने जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बोतल आगे बढ़ा दी और उसे खंजर की तरह लुसियस की छाती पर भोंक दिया। भीड़ में हौंफने की आवाजें गूंज उठीं, लेकिन इससे पहले कि कांच उसे छू पाता, बोतल हवा में ही टूट गई। अंतरिक्ष में एक तेज दरार पड़ गई, कांच के टुकड़े हानिरहित रूप से एक तरफ छिटक गए। शराब की छींटें पड़ने लगी, बूंदें प्रकाश में आ गईं और लोग चीखने लगे तथा पीछे हटने लगे। लुसियस अपनी कुर्सी से हिला तक नहीं था। एस्मेरल्डा अपनी ओर से चिंतित होने के बजाय अधिक प्रसन्न दिख रही थी। उसने अपनी थोड़ी हथेली पर टिका ली और उसके होंठ एक मनोरंजक मुस्कान में मुड़ गए। यह उस नीरस बॉलरूम राजनीति से कहीं बेहतर था जिसे वह पूरी शाम झेल रही थी। क्या आप द्वंद्व युद्ध चाहते हैं? युवक ने गुर्राते हुए, मुट्ठियां भींचते हुए पास आते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं।
मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सुंदर चेहरे पर कोई चोट न लगे। लुसियस ने ऊबकर जम्हाई ली, यह मैंने नहीं किया था, यह एस्मे ने किया था। एस्मेरल्डा की आंखें चौड़ी हो गईं। इस कमीने ने सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। उसके होंठ उस पर झपटने के लिए खुले, लेकिन फिर वह जम गई। उसने उससे एस्मे कहा था। इससे पहले किसी ने भी उसका नाम छोटा करने की हिम्मत नहीं की थी। क्यों? यह इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ओह हाँ, उसने सहजता से कहा, बनावटी बेपरवाही से अपने बाल पीछे झटकते हुए। मैं वही लड़की हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। युवक का माथा ठनका। पीछे जाकर द्वंद्वयुद्ध से मामला सुलझाना कैसा रहेगा? एस्मेरल्डा ने साहपूर्ण मुस्कान के साथ प्रस्ताव रखा। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकता था, उसने तुरंत जवाब दिया। उसका अभिमान संतुष्टि की मांग कर रहा था। कुछ ही मिनटों में वे तीनों बॉलरूम से बाहर निकल गए। बटलरों ने पहले ही सफाई शुरू कर दी थी। ... द्वंद्वयुद्ध का मैदान वही स्थान था जहां कुछ समय पहले इलियट और हिरोजिन के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार स्टैंड खाली थे। एस्मेरल्डा एक छोर पर खड़ी थी, उसकी मुद्रा आत्मविश्वास से भरी थी। उसने अपने कंधे मोड़ लिए और एक मुक्केबाज की मुद्रा में आ गई। उसकी मुट्ठियां ऊपर उठी हुई थीं और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके सामने युवक ने अपनी उंगलियां चटकाईं। इराइल, एस्मेरल्डा ने हल्के से कहा, मानो किसी पुराने परिचित का अभिवादन कर रही हो। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आज मैं तुमसे लड़ूंगी। मुझे लगता है कि भाग्य का अपना तरीका होता है, इराइल ने उत्तर दिया। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। उसकी भुजाओं पर हल्की सी चिंगारियां नाच रही थीं और वह भी युद्ध की मुद्रा में था। लुसियस उनके ऊपर आलस से तैर रहा था। उसकी बाहें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं, पैर उसके नीचे मुड़े हुए थे, मानो वह हवा में लेटा हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शुरू करो, उसने पुकारा। उसकी आवाज खाली मैदान में आसानी से गूंज रही थी। लड़ाकों ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एस्मेरल्डा आगे बढ़ी, उसके कदम सहज थे, उसकी मुट्ठी घातक सटीकता के साथ ऊपर उठ रही थी। इराइल ने उसका सामना किया, उसकी बाईं मुट्ठी विस्फोटक शक्ति के साथ घूम रही थी। उनके मुंह हवा में टकराए। धमाका। विस्फोटित शॉकवेव से अखाड़े के फर्श पर धूल और बजरी उड़ गई तथा ध्वनि तोप के विस्फोट जैसी गूंज उठी। जब लुसियस उनके ऊपर मंडरा रहा था तो उसके नीचे की जमीन कांप रही थी। उसके होंठ थोड़े ऊपर उठ गए। अब इससे, उसने सहमति में सिर हिलाते हुए सोचा, मैं इसे एक अच्छा मुकाबला कहता हूँ।